हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उससे कवर कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता है दैट दिस बुक इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट, राइट। तो ये जो आपका मेंस का टॉपिक है रिसोर्सेज का, वो यहीं से जो है कवर हो जाएगा। तो अब तक हमने यहाँ पे जो है इसके 3 चैप्टर्स टोटली कंप्लीट कर लिए हैं। एंड इन अवर प्रीवियस 3 वीडियोस वी हैड कवर्ड दी चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा ये भी लेंथी है, दैट इज वाई जो है इसके टोटल जो है 4 पार्ट्स बनेंगे। 3 पार्ट्स इसके हम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज जो है इसका लास्ट पार्ट जो है वो कवर करेंगे, उसके बाद भी ये चैप्टर जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा, राइट, रिसोर्सेज का। तो अब तक हमने यहाँ पे बात की है अबाउट दी एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर होता है क्या, उसकी डेफिनेशन की बात की है। एंड आफ्टर दैट जो है इसमें जो है एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज की हमने यहाँ पे बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है हमने ये भी देखा था कि फार्म सिस्टम होता है क्या, पूरा सिस्टम हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की थी। इनपुट्स क्या होते हैं इसमें एंड आउटपुट्स वगैरह जो है वो क्या होते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे बात की थी टाइप्स ऑफ द फार्मिंग, राइट। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बात की थी, कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में बात की थी। एंड अगर आपको जो है ये टॉपिक जो है कवर करने हैं तो उसका जो लिंक है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी, वहां पे जाके आप जो है इसे कवर कर सकते हो, राइट। तो चलिए जो है कंटिन्यू करते हैं विद दी चैप्टर नंबर 4। तो इसका 4th पार्ट जो है वो आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 3rd पार्ट में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट दी, किसके बारे में बात की थी हमने यहाँ पे, क्रॉप्स के बारे में बात की थी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात की थी। हर एक क्रॉप का जो है हर एक चीज जो होती है वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश की थी, जैसे कि किस तरह की सॉइल की यहाँ पे जरूरत रहती है एंड उसके बाद में वेदर किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी अपने 3rd पार्ट में। इसका भी जो लिंक है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी, राइट। सो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, राइट। तो डेवलपमेंट जो होती है ना हर एक चीज की, वो यहाँ पे जरूरी होती है। हमने एग्रीकल्चर की बात की है, क्रॉप्स की बात की है एंड इसके जो टाइप्स की बात की है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पॉपुलेशन जो है वो तो ग्रो हो रही है, तो डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें जो हमारी एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है ना उसमें भी जो है डेवलपमेंट यहाँ पे करनी होगी। उसमें हमें जो है खुद कुछ एफर्ट्स जो है वो डालने होंगे। तो जो एफर्ट्स यहाँ पे हम जो है डालते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, राइट, टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, उस चीज को हम यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि जो क्रॉप्ड एरिया है, इट मीन जितना जगह में हम यहाँ पे पहले खेती कर रहे हैं, अब जो नई डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो जो एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ा दे। जैसे कि पहले हम 1 हेक्टेयर पे जो है खेती कर रहे हैं, कोई क्रॉप उगा रहे हैं, तो अब उसे थोड़ा सा और बढ़ा दिया जो उसे जो है 2 हेक्टेयर पे जो उसकी खेती की जाए। तो क्रॉप्ड एरिया जो है वो बढ़ाना, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, तो कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं एक समय में, ओके। वो भी चीज यहाँ पे हो सकती है कि हम यहाँ पे एक समय में मल्टीपल क्रॉप्स को भी ग्रो करें। एंड उसके अलावा जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उसे इंप्रूव करना होगा एंड सो दैट कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। एंड फर्टिलाइजर्स का भी यहाँ पे यूज करना। एंड उसके अलावा जो सीड्स होते हैं ना वो कौन से यूज करने, वो हाई यील्डिंग वेराइटी वाले जो एक तरह से सीड्स होते हैं ना, HYV सीड्स जो होते हैं वो यहाँ पे एक तरह से यूज करने। तो इसके थ्रू, इन प्रैक्टिसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं, ओके। एंड उसके अलावा एग्रीकल्चर का जो है मैकेनाइजेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। तो अल्टीमेट एम क्या होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, राइट। तो यही होता है कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप क्यों करना चाहते हैं, सो दैट कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, राइट। तो फूड सिक्योरिटी एक्चुअल में होती क्या है,
फूड सिक्योरिटी तब यहाँ पे आती है जब हमारी कंट्री का हर एक बंदा, नॉट ओनली हमारी कंट्री का, पूरे वर्ल्ड की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, पूरे वर्ल्ड का हर बंदे के पास जो है ना एक तरह से सफिशिएंट एक्सेस होना चाहिए टू दी फूड ग्रेन्स, राइट। सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड जो है ना वो यहाँ पे हर बंदे को मिलना चाहिए, राइट। तो उसे हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। सो अगर हम डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है ना एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है एट द डिफरेंट पेस, राइट। डिफरेंट पेस पे जो है डिफरेंट तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि हमारा इंडिया है, इट इज नॉट अ डेवलप्ड, राइट, इट इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, अभी ये डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे जो है लार्ज पॉपुलेशन है, जैसे कि कई और भी है, नॉट ओनली इंडिया, यहाँ पे और भी कई सारी जो है डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो यूजुअली वो कौन सी जो है एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होती है। दिस इज अ टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर जिसके बारे में हमने जो है अपने पार्ट नंबर 2 जो है ना इसका चैप्टर 4 का जो पार्ट 2 है उसमें कवर किया है, राइट। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं कौन सी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द स्मॉल होल्डिंग्स, राइट। स्मॉल होल्डिंग्स मीन छोटे छोटे खेतों के ऊपर जो है क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, मोस्टली फॉर द सबसिस्टेंस ओनली, राइट। मीन अपने लिए ही, अपनी एक तरह से उनकी नीड ही यहाँ पे पूरी हो जाए उसके लिए ही यहाँ पे खेती की जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पे जो है खेती करने के लिए जगह भी बहुत ज्यादा कम है, तो ऑब्वियसली छोटे छोटे खेतों के ऊपर ही जो है वो यहाँ पे खेती करते हैं। सो लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुइटेबल फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो अगर यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर करनी है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी जो है एक तरह से जगह की जरूरत है, बहुत बड़े लैंड की यहाँ पे जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग इंडिया में जो है वो अपने लिए ही उगा रहे हैं अनाज, वो यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर भी करते हैं, बट मोस्टली जो परसेंटेज है वो ज्यादा उन्हीं लोगों की है जो जस्ट अपने लिए ही अनाज उगाते हैं, राइट, अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से अनाज उगा पाते हैं। तो जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसए में जो है ना कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है ज्यादा सुइटेबल है, वहां पे लार्जर होल्डिंग्स इजीली अवेलेबल है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है। ओके, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। सो विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, तो अब हम यहाँ पे जो है ना इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। 2 केस स्टडी हम यहाँ पे लेंगे, एक इंडिया की एंड एक यहाँ पे हम लेंगे यूएसए की, एंड हम यहाँ पे बात करेंगे डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री में एग्रीकल्चर किस तरह से यहाँ पे होता, क्या सिचुएशन है, वो चीज अब समझने की कोशिश करेंगे। सो इंडिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इंडिया में एक फार्म है, तो यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है, आदिलाबाद गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में, वहां पे किसान है मुन्ना लाल, जो है ये स्मॉल फार्मर है एंड उसके पास जस्ट जो है 1.5 हेक्टेयर जमीन है। ओके, 1.5 हेक्टेयर जमीन है एंड बट जो उसका घर है वो मेन विलेज में है, मीन जो है जो उसकी लैंड है उससे दूर है उसका घर। ओके, एंड वो क्या करता है, जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स होते हैं ना उसे वो खरीदता है फ्रॉम द मार्केट, मार्केट में जाकर खरीदता है एवरी ऑल्टरनेट ईयर, मीन एक साल छोड़ के, राइट, मीन जो है हर साल वो नहीं खरीदता है, ऑल्टरनेट ईयर में जो है उसे खरीदता है। लैंड उसकी फर्टाइल है एंड एक साल में जो है वो 2 क्रॉप्स उगा लेता है, जैसे कि वीट हो गया, राइस या फिर पल्सेस हो गए। तो जो फार्मर है ना यहाँ के, राइट, इंडिया के, वो अपने एक तरह से फ्रेंड से एडवाइस लेते हैं या फिर एल्डर से जो है एडवाइस लेते हैं एंड इवन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स भी यहाँ पे जो है बिठा रखे होते हैं विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, रिगार्डिंग दी फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो इनसे जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे एडवाइस ले सकते हैं कि किस तरह से हमें कौन से सीड्स की यूज करनी होगी, कौन सा यहाँ पे पेस्टिसाइड जो है वो यहाँ पे यूज करना होगा। तो इन लोगों से जो है वो एडवाइस लेते हैं, अपने फ्रेंड से, एल्डर से एंड इवन कुछ ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे। एंड ट्रैक्टर जो है मोस्टली लोगों के पास अपने नहीं होते हैं, वो रेंट पे लेते हैं अपने फील्ड को प्लॉ करने के लिए। कई सारे उसके ऐसे फ्रेंड्स भी हैं इस पर्सन के, मुन्ना लाल के, जो कि पुराने तरीके जो होते हैं ना प्लॉइंग के उसे ही यूज करते हैं, जैसे कि बुलोक्स का ही वो यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो फार्मर्स प्लॉइंग अ फील्ड, तो वो बुलोक्स के साथ ही, हल के साथ ही जो है अपने फील्ड को प्लॉ कर रहे हैं। एंड उसके अलावा ट्यूबवेल भी है इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट। अब जो ट्यूबवेल है ना वो भी यहाँ पे रेंट पे ले रहा है टू इरिगेट हिज फील्ड, अपने फील्ड को इरिगेट करने के लिए। ये सिचुएशन है इंडिया में फार्मिंग की। एंड खेती के साथ साथ मुन्ना लाल जो है थोड़े से और भी काम करता है, जैसे कि उसके पास 2 भैंस भी है, 2 बफेलोज हैं,
फ्यू हैंड्स हैं उसके पास, एंड उस जो मिल्क है ना वो यहाँ पे पास में कोऑपरेटिव स्टोर है नियर बाय टाउन में, वहां पे जाके बेचता भी है। एंड इवन वो खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है। एंड इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में के जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो लोग ऑफिसर्स होते हैं ना, वो फार्मर्स को एडवाइस भी देते हैं कि एनिमल्स को किस टाइप का फॉडर जो है वो देना होगा, एंड सेफ्टी मेजर्स जो है किस तरह से यहाँ पे देखने होंगे टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड इवन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, राइट। एंड यहाँ पे मुन्ना नाल के जितने भी मेंबर्स हैं ना फैमिली के, वो फार्म एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। बाहर से लेबर नहीं आती है, इनके जो फैमिली मेंबर्स है वही यहाँ पे हेल्प करते हैं। एंड कभी कभी जो है वो बैंक से भी लोन लेता है, या फिर जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना वहां से भी पैसे लेता है HYV सीड्स यहाँ पे खरीदने के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स को खरीदने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट्स को खरीदने के लिए। फिर जब जो उसकी फसल है पक जाती है, फिर जो है ना वो टाउन के पास यहाँ पे मंडी है, वहां पे जाके उसे बेच देता है, थोड़ी बहुत जो बेच सकता है, बाकी वो अपने लिए ही रख लेता है। ओके, सो हाउएवर अभी जो मार्केट्स हैं, जो मंडीज है, वहां पे भी स्टोरेज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप द स्टोरेज फैसिलिटीज आल्सो। तो गवर्नमेंट अभी जो है कोशिश कर रही है कि स्टोरेज फैसिलिटीज को जो है डेवलप किया जाए, राइट। तो ये सिचुएशन है इंडिया में। तो अब बात करते हैं यूएसए की। यूएसए में फार्म की जो है बात करते हैं। तो इंडिया में हमने बात की थी कि 1.5 हेक्टेयर ही है उसका, राइट, 1.5 हेक्टेयर एरिया है। एंड ऑन दी अदर हैंड यूएसए में जो एरिया होता है ना फार्मिंग का, वो काफी बड़ा होता है। टिपिकल फार्म साइज जो होता है ना अबाउट 250 हेक्टेयर का होता है, 250 हेक्टेयर का होता है। एंड जो फार्मर है वो एक तरह से फार्म में ही रहते हैं, वहीं पर उन्होंने फार्म हाउस वगैरह बनाए होते हैं। तो कुछ मेजर क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट हो गए। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है जोई होरान का, एंड ये मिडिल वेस्ट यूएसए के फार्मर हैं, लोवा स्टेट जो है, एंड इनके पास अपना जो है 300 हेक्टेयर की लैंड है। एंड यहाँ पे जो है वो कॉर्न ग्रो करते हैं, एंड पहले जो है वो ये श्योर करते हैं कॉर्न को ग्रो करने से पहले कि उनकी जो सॉइल है वो सही है, एंड उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज को भी चेक करते हैं टू मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप, राइट। उसके बाद में जाके जो है वो कॉर्न को ग्रो करते हैं। एंड इवन पेस्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए भी जो है ये एडिकेट स्टेप्स जो है वो लेते हैं सो दैट कि वो क्रॉप को डैमेज ना कर सके। एंड टाइम टू टाइम जो है वो अपने खेत की जो मिट्टी है ना, जो सॉइल सैंपल्स हैं, वो टेस्टिंग के लिए भी भेजते हैं टेस्टिंग लेबोरेटरी में टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, कि ये चेक करने के लिए कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। एंड फिर उसके बाद में जब रिजल्ट आता है सॉइल के सैंपल का, तो फिर जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कौन सी चीजों की जरूरत है उसकी सॉइल को। एंड उनके पास जो है कंप्यूटर्स भी होते हैं जो कि सैटेलाइट के साथ लिंक्ड होते हैं, एंड उस सैटेलाइट के थ्रू जो है ना उसे उसके फील्ड की पूरी पिक्चर जो है ना वो लाइव अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे वो देख सकते हैं, जिसके थ्रू जो है उन्हें अपने फार्म की हर एक चीज के बारे में पता चलता रहता है टाइम टू टाइम, राइट। तो this helps him to use the chemical fertilizers and pesticides wherever they are required। तो फिर सैटेलाइट पिक्चर के थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है, कौन सी जगह पे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, तो फिर जो है वो यहाँ पे ये चीजें प्रोवाइड करवा देते हैं। एंड ट्रैक्टर्स उनके पास अपने होते हैं, उसके अलावा सीड ड्रिल्स यूज करते हैं, लेवलर्स यूज करते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर का वो यूज करते हैं कई सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो साइंटिफिक चीजों का वो यहाँ पे यूज करते हैं। मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग यहाँ पे होती है यूएसए में, राइट। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में इवन ट्रैक्टर्स जो है कई सारे लोग जो है वो रेंट पे लेते हैं, उनके पास अपने नहीं होते हैं। तो फिर स्टोरेज की यहाँ पे जो है एक प्रॉपर इंतजाम जो है वो यहाँ पे कर रखा होता है। ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज यहाँ पे होता है, उसमें जो है स्टोर कर लेते हैं वो ग्रेन्स को, फिर जो है मार्केट एजेंसी की तरफ जो है उसे वो डिस्पैच कर देते हैं। तो यूएसए में जो फार्मर्स है ना वो एक बिजनेसमैन के तौर पे काम करते हैं, नॉट लाइक इंडिया जहाँ के जैसे कि पीजेंट फार्मर होते हैं, किसान जैसे छोटे किसान होते हैं ना, पीजेंट्स होते हैं, वैसे वैसे काम नहीं करते हैं। यूएसए में जो है वो बिजनेसमैन के तौर पे काम करते हैं। ये डिफरेंस है इंडिया एंड इवन फॉरेन में, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था इंडिया के फार्मिंग के बारे में एंड यूएसए की फार्मिंग के बारे में, राइट।
जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है ना स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड ओवर दी, यहाँ पे लैंड के ऊपर, खेतों के ऊपर जो है स्प्रे किया जाता है। इस तरह से मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। तो ये यहाँ पे जो है एक पिक्चर दे रखी है फार्म इन द यूएसए कि कितना बड़ा एरिया जो है यहाँ पे फार्म का इन द यूएसए, राइट। So with this we have completed the chapter number 4 also, and in our next video we will start the chapter number 5, and हमारे पास जो है just अब 2 chapters रह गए हैं इसके, and उसके बाद जो है हमारी क्लास 8 की जो NCERT है ज्योग्राफी की वो टोटली कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।